धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब पर तबसरा करने के लिए, तस्करा करने के लिए, चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सरजमीने दिल्ली पर आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर अकरम। हालांकि दिल्ली को बहुत गर्म करके रखा हुआ आपने। अब देखिए, दिल्ली की गर्मी तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन 4 जून के बाद अगर वही गर्मी जो पिछले 10 साल से चल रही है उसको लोगों को झेलना पड़ा तो ये बहुत बुरा होने वाला है। इसी पर आज हमारी मीटिंग था, जिसके कारण मैं देर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखते हैं क्या होता है। 4 जून को तो इंतजार करना ही पड़ेगा। संभावनाएं दोनों तरफ से हैं। अंडर करंट की बातें की गई, अंडर करंट बहुत है, लेकिन अब ईवीएम के बाद से क्या निकलता है वो भी देखने वाली बात होगी। जी, क्या आपको लगता है जहां पैसे वाले हैं, जहां मीडिया है, जहां पर चुनाव आयोग है, वहां ईमानदारी से नतीजे आ पाएंगे? नहीं, ईमानदारी से बिल्कुल नहीं आएगा। वही है कि मान लीजिए टिल्ट 10% नहीं 20-25% होता है। भारी संख्या में लोग इंडिया के लिए वोट देते हैं या दूसरे पार्टियों को देते हैं, बीजेपी से अलग। और क्षेत्रीय दल में वैसे जिनकी संभावना है कि चुनाव में आधे आधे होने से बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, जैसे मायावती की पार्टी, उस हालत में बीजेपी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन उसे यदि 250 मिल जाता तो हमारा समझ है कि कुछ न कुछ करके वह सरकार बना लेगा। उसे वैसे बहुमत नहीं मिलने वाला इस बार। ईमानदारी से हो तो शायद 150 में भी सिमट जाए। जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है, क्या उससे सवाल पैदा नहीं हो रहा है कि लोग अब लोकतंत्र की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, या उन्हें लगता है वोट देके भी होगा क्या? वह सही बात है और अच्छी भी बात है, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की यह बात है कि लोग निराश होकर छोड़ रहे हैं। लोग उसका विकल्प नहीं सोच रहे हैं कि एक क्रांतिकारी माध्यम भी हो सकता है। जी, चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है अमेरिकी राजदूत के हवाले से। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को देखना एक अलग ही एहसास है। उनके इस बयान के कई मायने निकलते हैं, क्योंकि हाल ही में एनवाईटी की एक रिपोर्ट आई जिसमें यहाँ की चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए। दुनिया भर के देशों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए, और जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अमेरिका के, मैथ्यू मिलर, उन्होंने भी कहा कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब उनसे अलग अमेरिकी राजदूत का बयान आप कैसे देखते हैं? इसमें कई तरह की बातें हैं। अमेरिकी राजदूत ने तो बयान दिया है, वह स्पष्ट है। जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स की है, उस पर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह भी हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को छोड़ भी दे, दूसरे मीडिया से, दूसरे तरीके से हर जगह अमेरिका से आ रहा है, विपक्ष से भी, पक्ष से भी। वहां के जो सीनेटर, उन्होंने भी कहा है कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहां अल्पसंख्यकों के साथ बात कहें, विपक्षियों को जेल में डालने की बात कहें, मीडिया की बातें करें, हर तरह से सवाल उठ खड़ा हो रहा है। मैथ्यू मिलर बोले ना बोले, लेकिन अमेरिकी जो मानवाधिकार कई संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वह प्रश्न उठा रही है, अमेरिकी सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं। उस हालात में इस राजदूत का यह बयान कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब उनको किस नजर में लगा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा बड़ा इंस्पायरिंग है। उनसे क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है वही जाने। हाँ, एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण 2 खेमे हो रखे हैं। वहां पे ऐसे देशों की भी इज्जत बढ़ी है कि तुम मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ आओ, जैसा अफगानिस्तान, वह चीन के पखपाले में जा रहा है। म्यांमार, वह भी चीन की तरफ जा रहा है। भारत की तरफ भी, दोनों तरफ से, चूंकि बहुत बड़ा देश है और कुछ हद तक ताकत हस्ती रखता है, इकोनॉमिक भी आधार है, चौथा पांचवा जो भी है, इसलिए अमेरिकी और दूसरी तरफ चीनी, सॉरी माफ कीजिएगा, रूसी, ये दोनों खेमे हर तरह से हर गलत चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी अपने डोरे इधर फेंक रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक और जहां लोगों के सामने सच बोलकर ये दिखाना है अमेरिका को कि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर अपना धंधा पानी भी तो देखना है। अगली खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, लेकिन ताल्लुक रखती है भारत से, क्योंकि बांग्लादेश के एक सांसद की निर्मम हत्या कर दी गई है भारत की धरती पर। क्या पूरा अपडेट है सर? जानकारी ये है कि इनको बुरी तरह मारा भी गया। मारने के बाद से डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कई हिस्सों में इनको काट दिया गया। बड़ा ही जघन्य मतलब अपराध हुआ।
और कहते हैं कि 5 करोड़ के लिए किया गया है। यह आके यहाँ पे जो भी अपना काम कर रहे थे, इनके पीछे कौन से लोग थे मरवाने वाले, पता नहीं चला। हालांकि बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया बांग्लादेश में, और उनका कहना है कि भारत की भी जो सरकार है, यहाँ के पुलिस है बंगाल की, वो इनकी मदद करने को तैयार है और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है इनको बता रहा है। तो मसला हो सकता है कि व्यक्तिगत हो या वहां के कुछ इस तरह की माफिया हो जिन लोगों ने किया है। यह पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं लग रहा अभी तक। जी, मैं एक जानकारी आपसे जानना चाहता हूं। कोई विदेश से किसी के यहाँ पे मेहमान आ जाए, रोजाना पुलिस वाले आके परेशान कर देते हैं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ रुका हुआ है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसको कहाँ लेके जा रहे हो, इसके अलावा इसे कहीं और मत ले जाना। ये जो लोग आते हैं, मान लीजिए सांसद ही हैं, तो इनके बारे में क्या जानकारी नहीं चलती? इनका मर्डर तक हो जा रहा है, डेड बॉडी तक नहीं मिल पा रही है। नहीं, जानकारी तो जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, चूंकि ये विदेश से आए थे और हम अपने संबंध की बात करें अपने सारे नेबर कंट्री से, तो बांग्लादेश से ही एक ऐसा देश है जो अच्छा संबंध हमारा है। उस हालत में केंद्र का कर्तव्य बनता था, और बंगाल का तो है ही, चूंकि वहां की पुलिस थी। इस हालत में ये टैक्सी में बैठ के घूमने जा रहे थे और टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहे थे, और मतलब यह कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों जिनमें आसानी से इनको पकड़ के इनको मार दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत चीज हुआ है। जी जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हुआ है। लेकिन लगता है गलत का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के सांसद को जहां बंगाल की धरती पर मार दिया गया, वहीं महाराष्ट्र में बताया जा रहा है मॉरिशस के एक नागरिक की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। जी हाँ, यह भी देखिए, यह मॉरिशस का नागरिक है। हालांकि इनका ड्यूअल सिटीजनशिप था, भारत के भी सिटीजन थे, और ये 55-53 वर्ष के इंसान है, मतलब अधेड़ उम्र के हैं। और किसी लड़की के साथ इन्होंने बदतमीजी किया, वह 18 वर्ष से कम की थी, 2 लड़कियां साथ में थी, और इस पे गुस्सा होकर इन्होंने किसी लड़के की मदद ली, पता नहीं भाई थे या दोस्त थे, और इन तीनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। तो यह तो मतलब बदमाशी थी उनके तरफ से, लेकिन पूरा डिटेल अभी तक आया नहीं है। पुलिस का यह जो बेसिक आकलन है यही है, और यह पर्सनल दुश्मनी ना हो के लड़का लड़की और इस तरह की जो बदमाशियां हुई हैं, किस तरह की बदतमीजी की है, यह भी इसका खुलासा नहीं है। जी चलिए, हमने जिक्र किया था बांग्लादेश का, तो एक और खबर बांग्लादेश से ही ताल्लुक रखती है। यहाँ के पूर्व सेना प्रमुख पर अमेरिका ने क्यों लगा दिया है प्रतिबंध? अजीज है, जनरल अजीज, और इनके अजीज अहमद कहते हैं कि यह बड़े ही करप्ट इंसान थे। अब करप्ट थे तो यह काम बांग्लादेश का बनता है, बांग्लादेश पुलिस का बनता है, वहां का न्यायालय का बनता है, ना कि अमेरिकी इंपेरियलिस्ट का उसके अधिकार क्षेत्र में कहीं से आता है कि उसके उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दें, उनके परिवार के ऊपर लगा दें, यानी उनको वीजा नहीं देंगे अमेरिका आने के लिए, या किसी तरह का व्यापार जैसे करना चाहे तो नहीं करेंगे। यह तो अमेरिका की तरफ से एक मजाक हो गया है, और कहें तो बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप भी है। इन्होंने कहा, अजीज ने कहा है कि भाई हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं था, यह बड़ा ही दुर्भाग्य है, जिनके अगेंस्ट में करना था वो तो अमेरिका कर नहीं पा रहा है, और मेरे अगेंस्ट में करके क्या करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें बांग्लादेश के सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए कि आप गलत बात कर रहे हैं। अगले दिन तो आके हमारे यहाँ किसी न किसी के खिलाफ करते रहेंगे, कोई मायने नहीं बनता है, तुम हमारे पुलिस हो क्या। जी मुझे लगता है अमेरिका का नाम बदल देना चाहिए सर, अमरी खां, जैसे 30 मार खां होता है ना, ऐसे अमरी खां नाम कर देना चाहिए कि वो कुछ भी कर दे किसी के खिलाफ। नहीं, वो तो कर ही दीजिए, लेकिन जब तक, मैं बार बार कहता हूं, जब तक अमेरिका का ये चरित्र बना रहेगा, पूरे विश्व भर में किसी भी कोने में शांति नहीं होगा, संपन्नता नहीं होगी। जी चलिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आ रही है ब्रिटेन से। ऋषि सुनक ने चुनाव का डंका बजा दिया है, 4 जुलाई को वोट पड़ेंगे वहां पे। जी हाँ, अभी तक तो कह रहे थे कि पहले चुनाव नहीं होगा, होगा तो मतलब अभी तो जुलाई में कर दिया, सितंबर अक्टूबर या नवंबर में करने की बात कर रहे थे। अपने ढंग से होता तो जनवरी अगले वर्ष होता, लेकिन अभी जो इनके हालात हुए हैं, जो पॉपुलैरिटी रेट इनकी घटी है भयानक रूप से, उसके बाद से इन्हें लगा कि तब तक तो और भी हालत खराब हो जाएंगे। कुछ घटनाओं का हमने जिक्र किया था, नर्स के जितने थे 4000, तकरीबन 30,000, और मतलब और भी नर्सों के, स्टूडेंट्स के जो वीजा दे रहे थे पढ़ने के लिए जो आने वाले थे, वो सब भी बंद किए जा रहे हैं ये हर तरह से, और बेरोजगारी बढ़ रहा है, और खासकर इनकी लिद हो रही है जो गाजा पट्टी में हो रहा है।
यानी पैलेस्टीनियन के खिलाफ हो रहा है। जिस ढंग से यहाँ के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी काम कर रहे हैं, नौकरियां गायब हो रही हैं और इनका पूरा का पूरा मुद्दा है कि हम यहूदियों के साथ हैं, जबकि वास्तव में जियोनिस्ट रिजीम के साथ हैं और आर्म्स अम्युनिशंस बेच रहे हैं। इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी में करके कि जो खोया हुआ जमीन है शायद कुछ बचा ले। एक ही इनके पास मुद्दा आता है कि इनकी इकोनॉमी, जो घाटे की जो बजट चल रही थी, इसको उन्होंने घटाया है। लेकिन इसके खिलाफ देखें, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ा है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज बर्बाद हो गया है। वहां पर एक डॉक्टर से दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लंबी कतार लग रही है, 200-400 मीटर की। भारत से भी बुरा हाल हो रखा है। तो इसीलिए इन्होंने जल्दीबाजी में कदम उठाया कि शायद जो भी जमीन खो रहा है उसमें से कुछ बचा ले। जी, क्या जो लोगों को रवांडा भेजा जा रहा है और हाल फिलहाल में जो निकाय चुनाव हैं उसके जो नतीजे आए या उससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए थे उसके जो रिजल्ट आए हैं, उसकी वजह से भी ऋषि सुनक को लग रहा है कि फटाफट कुछ करा लो वरना कुछ बचेगा ही नहीं? रवांडा वाला अच्छा उदाहरण कहा आपने, मैं चूक गया वो बताने में कि यूक्रेन से उन्होंने कहा था कि यूक्रेन से जितने भी शरणार्थी आएंगे हम उनको देंगे, यूक्रेन को लड़ने के लिए, उसके अंतिम युवक तक के लिए आर्म्स अम्युनिशन सब कुछ देंगे। यहां तक कहा कि यूक्रेन को जो हथियार दे रहे हैं रूस में कहीं भी वो मार सकता है। लेकिन इससे भी जब बात नहीं चला, अंततः जब उनके खुद की यहां समस्याएं बढ़ने लगी तो रवांडा जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं यूक्रेनियन शरणार्थी। यहाँ के लोग उससे खुश नहीं है, आश्चर्य। यहाँ के एक भारी संख्या में लोग हैं, कहते हैं कि एनफ ऑफ टोरीज पिछले 3 वर्ष से जीतते जा रहे हैं, उन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे जो भी प्रजातांत्रिक अधिकार थे खत्म कर दिया, हमें जेलों में डाला जा रहा है, विदेशियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और 2 नतीजों के बारे में, चुनाव के बारे में जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, वो तो नजर आ ही रहा है। जी, क्या इसीलिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है ऋषि सुनक के जरिए ताकि वो 14 साल पुरानी अपनी सत्ता को बरकरार रख सके किसी भी तरीके से, और दूसरा तैयारी ही ना कर पाए? कोशिश तो यही है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, हालांकि उनके लीडर अब वो कॉर्बिन नहीं है, पहले वाले स्टारमर हैं, फिर भी जो भी हैं, जहां तक लेबर पार्टी की बात है उसके प्रति लोगों का काफी झुकाव है। और उससे साथ साथ जो उससे ग्रीन पार्टी है या नेशनल पार्टी वहां की, उनके पक्ष में भी है। ये लोग मिलाकर 10-12% ले जाते हैं। लेबर पार्टी के पास 45% से ज्यादा आएगा और जो बचेगा 30 से 35% इनकी, अनलेस की कुछ खास चेंजेस हो जाए। वहां पे जहां तक चुनाव की धांधली की बात है, भारत जैसे होने की संभावना नहीं है, ईवीएम नहीं वहां पे चलता है। जी, जियोनिस्ट की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है लेबर अगर सत्ता में आ गई तो वो भी तो उसी विचारधारा के साथ खड़ी हुई है, वही है, इसमें संदेह नहीं है। वैसा ही है जैसा कि अमेरिका का विपक्ष है, यानी ट्रंप की पार्टी है। सब के सब वही है। यूके और यूएसए का इनका इंटरनल पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी सेम है और जनता कहीं से भी अपने एक विकल्प को ढूंढने में असमर्थ रही है, जिसके कारण हालांकि इंग्लैंड में ग्रीन पार्टी और नेशनल पार्टी जो है इनका थोड़ा सा बढ़ावा है, 10 से 15% कम नहीं होता है। संभवतः इस चुनाव में देखते हैं क्या होता है। भारतीय मूल के ये कहकर जो हल्ला हमारे यहाँ मीडिया ने मचाया था ऋषि सुनक को लेकर, आपको क्या लगता है अभी तक के उनके कार्यकाल को देखें, हमारे तो खिलाफ ही तमाम काम वो कर रहे हैं? वो हमारे पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया, यह तो भक्तों को भी आज हमारे देश में पता चल रहा है। नंबर 2, इनकी जो भी कामकाज है, कहने के लिए इनका जो इकोनॉमिक बजट जो नेगेटिव में था उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि इसका पौंड का, यूरोपियन यूनियन का चूंकि घटा है, उस रिलेशन में देखे तो कुछ भी इन्होंने गेन नहीं किया है। वह भारत के खिलाफ है, वो खुद के जनता के खिलाफ है, पूरे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ है। और कहीं से भी ऋषि सुनक का यदि प्रगति हुआ है तो उनके धन में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वहां के राजा से भी धनी इंसान बन चुके हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि वहां के राजा से भी धनी हो गए हैं। ताइवान को हथियार देने से नाराज हो गया है चाइना और उसने लगता है जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, अमेरिका की कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अभी तक अमेरिका ही बैन काफी लगा रहा था चीनी कंपनियों पे, कुछ भी सामान यदि घूम फिर के रशिया के पास जाता था या वैसे चीजों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीज हो जिसमें अमेरिका के टक्कर में आता था वो बैन कर रहा था। इस बार इसे मौका मिला है, चूंकि ताइवान को भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र अमेरिका दे रहा है और वो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले कंपनियों पर चीन ने बैन लगाया है। गुस्से में है, ये बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, पूरी तरफ से ताइवान आइलैंड को की तरफ से एक तरह कहें तो घेरा हुआ है, कुछ खास केवल सिविल मार्ग जो है उसको छोड़ के। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इनका अपना जो व्यापार है, जैसे भारत पर अंतर नहीं पड़ता, भारत चीन के साथ व्यापार कर रहा है,
नंबर 1 है चीन जहां तक है। उसी तरह से चीन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ कर रहा है, ताइवान के साथ भी होगा, मुझे डेटा नहीं मालूम है। वह सब बाकी जाहिर रहेगा, लाल आंखें दिखाते रहेंगे ऊपर से। जी, रूस ने एक ऐसा सैटेलाइट बना दिया है जो बाकी के तमाम सैटेलाइट्स को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ इस तरीके की बातें की है। क्यों? यह तकरीबन ओपन है। रशिया ही नहीं, चाइना के पास भी संभवतः है, लेकिन चाइना के पास है वह नॉर्मल सैटेलाइट के माध्यम से। रूस का जो है वह इस हिसाब से बनाया गया कि अमेरिकी वो सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जैसे खासकर यूक्रेन के ऊपर उड़ रहे हैं और एक एक चीज का पता करके अपने टोही विमानों के द्वारा और यूएवी के द्वारा करने के एडिशन जो करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको मारने के लिए, इसीलिए मीडियम लेवल का इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया है। और अभी पिछले 3-4 महीने में इन्होंने 10-12 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इससे अंदाजा यह पुख्ता होता है कि इस लेवल पर जाने का कोई कारण नहीं बनता। इनके काफी सैटेलाइट ऑलरेडी हैं और अंदाजा यही है कि जरूरत पड़ने पर विपक्ष या कहें तो दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराएं। और यह है, और अमेरिका ने कहा है अब वह भी इसकी तैयारी करेंगे, यानी स्पेस वॉर अब शुरू हो रहा है। जी, एक चीज क्लियर यहां पे कीजिए। अभी तक अमेरिका खबरें ये चला रहा था या चलवा रहा था कि रूस जो है स्पेस में परमाणु लगा रहा है, अब वो सैटेलाइट की बात कर रहा है। ये दोनों चीजें अलग हैं? नहीं, अलग नहीं है। सैटेलाइट में ही तो परमाणु मिसाइल्स लगा रखे हैं, वहीं से मार करेगा। यह पृथ्वी से जाकर वहां पहुंच के नहीं आएगा, वह सैटेलाइट से खास हायर लेवल पर ऑलरेडी स्टोर्ड है। यानी पृथ्वी पर आपने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि हमारा सेकंड जो मारने का था, यानी पहले आक्रमण आपने कर दिया और उसके बाद से हम बच के फिर से हम आप पर उल्टा आक्रमण कर रहे हैं, वो आपने बर्बाद कर दिया। नेवल जो भी था हमारा, अंडरग्राउंड था, नहीं काम कर पाया। तब हमारा जो सैटेलाइट है वहां से हम आप पर मार करके आपको बर्बाद करेंगे। हम तो गए लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे जहां से भी हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको वापस लाया जा सके। और ये सब चीजें जब स्पेस में रह जाएंगी तो ये तो वैसे भी तबाह कर डालेंगी दुनिया को। नहीं, डीएक्टिवेट किया जाएगा। जब तक उसको एक्टिवेट करके इग्नाइट ना किया जाए तब तक वह अपने आप, वह मिसाइल लॉन्च होके वह वार हेड एक्सप्लोड नहीं होगा, अनलेस कि इस तरह का कुछ अजूबा हो जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए वह चीज नहीं होगा। जी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया तो तबाही की ओर बढ़ ही रही है। और यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं बाइडेन का। उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। क्या बोल रहे हैं सर उसमें? वो वह कुछ बात करने आए थे, कुछ लोगों से, प्रवक्ताओं को जवाब देने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका माइक कौन है। और ये बाइडेन इस तरह की मतलब बकवास करते रहते हैं। अंग्रेजी में बोला जिसका हिंदी में उसका मतलब था कि हम जो भी कर लें जीतेगा तो ट्रंप ही, इसलिए हम ये सब बकवास कर रहे हैं। और यह पूरा वायरल हो गया। जी, चलिए आएगा तो मोदी ही, कर कुछ भी लो, ऐसी ही बातें वहां पे भी हो रही हैं। अब एक और खबर चल रही है, जो रिपब्लिकन्स हैं वो ब्लिंकन को कह रहे हैं कि भैया तेरे रहते हुए यूक्रेन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो तेरा फेलियर है, तो सिर्फ इसी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बेचारे को? क्योंकि ब्लिंकन ही मैक्सिमम दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं। आए दिन आप ब्लिंकन के बारे में पूछते रहते हैं, कभी सऊदी अरेबिया, कभी इजराइल, कभी यहां कभी वहां। और ब्लिंकन विदेश मंत्री है, इसलिए विदेश नीति की बात बाइडेन को इसलिए नहीं सीधे सीधे ने कहा कि इनके भी पार्टी के कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। और इनका कहना यह है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमेरिका की इज्जत बिल्कुल घट गई है। ना यूरोपियन यूनियन वाले सुन रहे हैं, ना इजराइल सुन रहे हैं, कहीं के ना मिडिल ईस्ट में कोई सुन रहा है। जो जिसकी मर्जी है वो कर रहा है। आपकी कौन सी विदेश नीति, आप यहां से वहां दौड़ रहे हैं। और दोनों जगह कम से कम यूक्रेन में तो पूरी तरह हार रहे हैं, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हम जीत रहे हैं, हम नहीं दावा कर सकते। जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों के। इसमें जो सबसे पहला अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कि नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड से अपने राजदूतों को इजराइल ने वापस बुला लिया है। क्यों इतना भड़क गया है वो? जी हाँ, इन तीनों देशों ने अंततः डिसाइड किया और कहा है कल या परसों ये लोग पूर्ण मान्यता दे देंगे पैलेस्टीन स्टेट को, अंततः दे ही दिया है। और इस पे इजराइल ने कहा है कि भाई ये बहुत गड़बड़ आपने किया है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हमें समय दो। हालांकि यह भी खुलेआम है कि नेतान्याहू ने साफ कहा है कि उनके जीते जी हम इसको नहीं होने देंगे, पैलेस्टीन स्टेट को
कोई भी हालत हो हम उसको नहीं बनने देंगे। यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और इसलिए इन तीनों को इन्होंने धमकी दी है कि हम चुपचाप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है हम इसके खिलाफ जो भी होगा हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे वो जाने, लेकिन ये करेंगे। जी, क्या यही वजह है, या नॉर्वे ने जो कह दिया कि आईसीसी अगर वारंट जारी कर लेगा तो हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे? यही वजह है। और चूंकि नॉर्वे आईसीसी का मेंबर है, ये खुद अमेरिका, रशिया या इजराइल नहीं है, इसलिए इनके ऊपर यह प्रतिबंध नहीं लगता है कि आप अमेरिकी सेना वहां भेज के या अमेरिका में नेतान्याहू आते हैं तो उनको बंद कर ले। लेकिन नॉर्वे ने खुलेआम कहा है कि चूंकि हम उसके मेंबर हैं हम आदेश का पालन करेंगे और वारंट जारी होता है, नेतान्याहू हमारे देश में आते हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि वो गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब यहां अमेरिका के व्यवहार को मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं। अमेरिका ने कहा कि जब तक दोनों देश आपस में नहीं बैठेंगे, जब तक यरूशलेम का यानी कि जो वहां पे मस्जिद अक्सा है उसका मसला हल नहीं होगा, तब तक हम फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार नहीं कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? अमेरिका का दोहरा चरित्र है, दोगलापन है, क्या है ये? बिल्कुल दोहरा चरित्र है और खुलेआम भी है। दोहरा चरित्र कितना भी पाखंड करे, दिखाने की कोशिश करे, साफ साफ कह रहा है उसे नेतान्याहू पसंद भी नहीं है। उसे यह पसंद नहीं कि लड़ाई 7 महीना से अधिक बढ़ा जा रहा है और पूरे दुनिया में उसकी भद हो रही है, खुद अपने देश में भी हो रही है। लेकिन साथ साथ वह यह भी मानने को तैयार नहीं है कि पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य की मान्यता दी जाए। चूंकि इजराइल के बगल में पूर्ण राज्य की मान्यता दी जाती है और उसे अपनी सेना रखने का अधिकार होता है, तो उन सब का कहना यही है कि वह दूसरा अफगानिस्तान पैदा हो जाएगा। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल है, युगोस्लाविया नहीं है, लाइबेरिया नहीं है, क्या इसी से वारंट जारी होगा, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। युगोस्लाविया में तो नेटो की सब सेना पहुंच ही चुकी थी, घेर लिया, उनको बंदी बना लिया, तो गिरफ्तार होना ही होना था जो वहां के अंतिम राष्ट्रपति थे। और जहां तक आपने लाइबेरिया की बात की, हाँ, उसकी क्या औकात बनती, बहुत ही छोटा सा देश है, तो वहां पहुंच के लोगों ने गिरफ्तार किया। नेतान्याहू को गिरफ्तार करना तभी उस हालत में संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा बने जो कि इनको पूरी की पूरी तरह से धोखा दे दे या साफ कहे कि भाई हमारा प्रथम चीज है कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, और जिसके लिए एकमात्र यही रास्ता है कि फिलिस्तीनियों को उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए। लेकिन जिसकी संभावना भी हाल फिलहाल में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। जी, ईरानी राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में 40 देशों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन उसमें से मैं बात करना चाहता हूं इस्माइल हानिया को लेकर, जो हमास के लीडर हैं, यानी गाजा के प्रधानमंत्री के तौर पे वो जाने पहचाने जाते हैं। जिस तरीके से वो शामिल हुए हैं, ये तो हमास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई एक तरीके से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमास को जितना भी नेतान्याहू या इजराइल कहें, अमेरिका या इंग्लैंड कहे, जर्मनी भी वो उसका विरोधी है कि ये लोग एक आतंकी ग्रुप है। लेकिन हमास, मैं फिर से आज दोहराऊंगा, हमास जो है एक मूवमेंट है। ठीक है, यह गलत चीज है कि वह बेस्ड है रिलीजन पे, लेकिन वह मूवमेंट है, वह जनता के साथ है, वह जनता के द्वारा चुनी गई है, तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, उसको निगेट नहीं कर सकते। और वही एकमात्र प्रतिनिधि अभी की हालत में, ना कि इवन पैलेस्टीन अथॉरिटी है, जो कि पूरे के पूरे पैलेस्टीन के जनता को और पैलेस्टीन स्टेट को रिप्रेजेंट कर, इसके लिए गए हुए, अच्छी बात है। जी, उसके लिए गए हुए हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ घट ही रहा है। हुतियों पर हमला किया है अमेरिका ने और यूके ने, सुबह बुलेटिन में मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसके अलावा तमाम तस्वीरें चली रही हैं जो ईरान में उनके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सुपुर्द खाक करने को लेके, वो तमाम चीजें चल रही हैं। और उधर जो है मारा काटी भी हो ही रही है गाजा में। उन सब पर भी अलग से बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। और सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।